हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो हम लोगों ने एनटीए अभ्यास पेपर 2 किया था। फर्स्ट तो लाइव में किया था। लाइव वाले वीडियो अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो सेकंड हमने डिस्कस कर दिया था। आज थर्ड डिस्कस करते हैं, एनटीए अभ्यास पेपर 3। तो आप देखिए, हम लोग देखते हैं एनटीए नेशनल टेस्ट अभ्यास पेपर 3। लिखा है एन आयनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 1 इज an ionic compound has unit cell consisting A ions at the corner of cube। तो हम सभी जानते हैं कि A अगर कॉर्नर पे है तो कॉर्नर के लिए 8 × 1/8 होता है। कहाँ पे? कॉर्नर्स पे। तो दैट मीन्स A इज इक्वल टू 1। B कहाँ पे है? B है, लिखा है कि B ions on the centers of the faces of the cube but one axis of its faces are missing। एक एक्सिस पे मिसिंग है। तो आप खुद सोचो कि अगर हम देखें हर फेस पे है और एक किसी एक्सिस के फेस से मिसिंग है, तो फेसेस का मतलब ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, आगे और पीछे। अब किसी भी एक एक्सिस से लेंगे तो देखिए ये वाला और ये वाला गायब हो जाएगा। वैसे क्या होता है 6 × 1/2 एट फेसेस, और दो गायब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 1/2। ये कहाँ पे हो जाएंगे? फेसेस पे, क्योंकि एक एक्सिस मिसिंग है। तो ये कितना आ जाएगा 2। मीन्स फॉर्मूला क्या आ जाएगा AB2। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ, इन्होंने दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, Zn2 प्लस Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है -0.76 एंड Cu2 प्लस Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है इन्होंने +0.34 एंड Ag प्लस और Ag का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन्होंने दे रखा है +0.80 वोल्ट। ये दे रखे हैं। अब इन्होंने कहा है द फॉलोइंग सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड। जो सेल बनाया गया है वो ये बनाया गया है। देखिए पहला सेल इन्होंने बनाया क्या है, इन्होंने बनाया है Zn Zn2 प्लस एंड शॉर्ट ब्रिज लगा हुआ है Cu2 प्लस Cu। ये पहला सेल है। और ऐसे ही दूसरा तीसरा सेल बनाया गया। व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ E0। तो E0 का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। हम सभी जानते हैं E0 का करेक्ट ऑर्डर निकालने के लिए E0 सेल इज इक्वल टू, क्लियर है, E0 सेल इज इक्वल टू हम जानते हैं E0 राइट मतलब कैथोड माइनस E0 लेफ्ट। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब एनोड और कैथोड दोनों पे क्या कंसीडर करते हैं, रिडक्शन। तो आप देखिए सभी एसआरपी की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखना है विदाउट चेंजिंग साइन। तो राइट मतलब कैथोड, कैथोड कौन बनेगा, कॉपर, कॉपर कैथोड बनेगा। कॉपर की वैल्यू कितनी दी है 0.34 माइनस। एनोड कौन बनेगा, जिंक बनेगा -0.76 दैट इज 1.10 वोल्ट। ये पहले सेल के लिए आ गया। दूसरे सेल के लिए दिया गया है, दूसरे सेल का कंस्ट्रक्शन है Zn Zn2 प्लस एंड शॉर्ट ब्रिज Ag प्लस, दिस गिव्स Ag। ये दूसरे सेल का कंस्ट्रक्शन है। तो दूसरे सेल का E0 आप निकालिए। E0 सेल सेकेंड सेल का आप कैलकुलेट करोगे, फिर वही बात है E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। राइट इज सिल्वर मीन्स +0.80 माइनस -0.76। ठीक है, तो ये हो गया दैट इज प्लस 1.56 वोल्ट हो गया, 8 7 15। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है Cu2 प्लस Cu2 प्लस एंड दिस गिव्स Ag प्लस एंड Ag, ये दिया गया है। तो इसके लिए भी अब आप देखिए यहाँ पे E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट, राइट इज सिल्वर दैट इज +0.80 माइनस सिल्वर ये दिस कॉपर, कॉपर भी कितना है 0.34, कॉपर कितना है 0.34। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 40 और ये बच जाएगा 46.46 वोल्ट। तो इन्होंने कहा इन ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपकी हो गई।
ठीक है भाई। तो इसमें देखिए 2 1 फिर 3, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं एनटीए 3 की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है N and L फॉर द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन। ठीक है, अब इन्होंने कहा है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करना है। देखिए n इक्वल टू 4, L इक्वल टू 1, दूसरा दिया है n इक्वल टू 4, L इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1। सीधा सा इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है, n प्लस एल रूल लगाइए, n प्लस एल। ठीक है, जिसका n प्लस एल कम आएगा उसकी एनर्जी कम है। अगर n प्लस एल बराबर आ रहा है तो जिसमें n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है। तो डायरेक्ट आप n प्लस एल लगा के निकाल लोगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछले पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, लिखा है pH ऑफ 0.1 MbOH। देखिए दिया है pH ऑफ 0.1 m, pH दिया है कितना 12, कंसंट्रेशन दिया है 0.1 m, किस चीज का, BOH का कंसंट्रेशन। ठीक है, द सोल्यूशन एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर यहाँ पे T ही दिया हुआ है, T केल्विन, विल डिस्प्ले द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू पूछी गई है। तो आप देखो जरा BOH का कंसंट्रेशन कितना है, B प्लस एंड OH माइनस, ये हुआ। ठीक है, हम लोग कई बार पिछले पेपर में भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर pH इसका 12 है, आप देखो pH 12 है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 12, और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, हम जानते हैं H प्लस एंड OH माइनस इज इक्वल टू KW। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, 10 टू पावर माइनस 14 से हट जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन। और हम लोग जैसे H प्लस का कंसंट्रेशन देखते थे वैसे ये भी देखते हैं C अल्फा। ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, पिछले पेपर में भी था। तो C अल्फा इज 0.1 इंटू, अब आप देखिए इन्होंने पूछा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, तो इसका कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर माइनस 2, C दिया है 0.1 इंटू क्या, अल्फा। अब देखिए यहाँ मैं इसी को आगे सॉल्व करता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0.1, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 0.1। ठीक है भाई, अब ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है, पाई इज इक्वल टू ICRT, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और I की वैल्यू चूंकि यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है तो पहले हम I की वैल्यू इससे कैलकुलेट कर लेते हैं अल्फा के टर्म से, फिर आ जाएगा आपका आंसर। I इज इक्वल टू होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 1 प्लस n की वैल्यू, कितने पार्टिकल बने हैं, 2 पार्टिकल, तो 2 माइनस 1 अल्फा है ना, दैट इज 1 अल्फा। मतलब ये क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा, किसकी वैल्यू, I की वैल्यू। तो I की वैल्यू 1 प्लस अल्फा मतलब 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1, ये किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू। अब आप देखो क्या पूछा गया है, ICRT, तो पाई इज इक्वल टू I की वैल्यू हमने रख दी 1.1, C की वैल्यू क्या लिखी हुई है 0.1 दैट इज कंसंट्रेशन, R एंड T, ये क्या गया 0.11 RT, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसको आप याद करिएगा, याद करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा हुआ है A प्लस 2B, A प्लस 2B, सॉरी, A gives 2B plus C, A gives 2B plus C is found to be first order with respect to A if the reaction is started with the PA 90। यहाँ पे इन्होंने कहा है PA, इनिशियल प्रेशर कितना दिया है 90, इनिशियल मान लीजिए 90 टार दिया गया है प्रेशर। The pressure after 10 minutes was found to be 180, after 10 मिनट ये कितना बन गया है प्रेशर 180। तो ये मान लीजिए 0 0, A का प्रेशर इनिशियल 90 था, तो 90 माइनस x
तो ये कितना बनेगा 2x और ये बनेगा x, ठीक है। तो टोटल प्रेशर एट 10 मिनट, ये किस टाइम पे रहा होगा, टाइम t मतलब 10 मिनट। तो 10 मिनट पे जो टोटल प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ लिख रहे हैं भाई 90 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, ठीक है। ये x कैंसिल हो गया, 90 प्लस 2x ये आया, और टोटल प्रेशर इन्होंने दिया कितना है, टाइम 10 मिनट पे भाई 180 दिया है, तो ये टोटल हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई, x की वैल्यू इज 45। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब आगे क्या भी था, रेट कांस्टेंट वाज फाउंड टू बी, मैं यहां लिख रहा हूं k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, कितना है 10 मिनट, लॉग हम जानते हैं a बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। a मतलब इनिशियल, तो इनिशियल इन्होंने कितना दे रखा था भाई, इनिशियल इन्होंने दे रखा था 90, और a माइनस एक्स, समझो a माइनस एक्स की वैल्यू, बची हुई वैल्यू कितनी आ रही है, अब x की वैल्यू 45, तो ये 90 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा 45। इसी को सॉल्व कर देना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो AI ट्रिपल ई में काफी पहले ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने कहा है रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का गैसियस मिक्सचर में रेशियो दिया गया है, गैसियस मिक्सचर में मतलब O2 और N2 1:4। ये किस चीज का रेशियो है, मास रेशियो। लेट मास ऑफ ऑक्सीजन मान लेते हैं कितना है x, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन मतलब N2 कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। ये मास हुआ। अब आप खुद देखिए, हम लोगों को दिया गया है, पूछा गया है कि रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, मॉलिक्यूल्स अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स ऐसे देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर कह सकते हैं, मोल इनटू Na। क्लियर है। तो अगर यही चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके लिए लिया जाए, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का मोल क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज x/32 इंटू क्या हो जाएगा Na। और यही चीज नाइट्रोजन के लिए लिया जाए तो क्या हो जाएगा 4x/28 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू क्या हो जाएगा Na। और दोनों के किसका रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन आप करोगे तो Na तो कैंसिल हो जाएगा, x/32 बटे 4x बाई क्या हो जाएगा 28। तो O2/N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/32 इंटू 28/4x, x कैंसिल हो गया 7, मतलब O2/N2 क्या आ गया रेशियो 7/32, दैट इज 7:32। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आ भी चुका है पहले, तो आपके नजरों से गुजरा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, 6, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 था, ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए, सम ऑफ द स्टेटमेंट फॉर हैवी वाटर आर गिवन। हैवी वाटर यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बिल्कुल सही बात है। हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है। हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट, बिल्कुल गलत है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉर्मल वाटर का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ए और बी स्टेटमेंट सही होगा। विच ऑफ द IUPAC नेम, बहुत ही सिंपल सा, आप इसको खुद करोगे, बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एलिजेरिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आपको याद करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत इसमें नहीं है आपको, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन, ऑल्दो जर्कोनियम बिलोंग्स टू 4D एंड हैफनियम बिलोंग्स टू 5D सीरीज, दे शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हम लोग बात कर चुके हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जर्कोनियम 4D सीरीज का मेंबर है और हैफनियम 5D सीरीज का मेंबर है। जर्कोनियम होता है 40 और ये होता है 72। दोनों का रेडियस क्या होता है, सेम होता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ऑलमोस्ट सेम रेडियस, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में काफी सिमिलरिटी आती है। ठीक है, तो कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, देखिए 12 में क्या लिखा हुआ है। 12 में एकदम सिंपल सी बात है, ग्राफ दिया है, इधर इन्होंने कहा है मॉलिक्यूल्स को लिख दीजिए, मॉलिक्यूल, और इधर इन्होंने दिया है स्पीड को लिख दिया है, और ऐसा कुछ ग्राफ बनाया है। 3 ग्राफ दिए गए हैं, इन्होंने कहा है जेड है, वाई है और एक्स है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है ये जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बाद जो स्पीड होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यूएमपी। और आपको मालूम है यूएमपी जो होता है √2RT/m होता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये देखिए, ये स्पीड काफी कम है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास को या ज्यादा एटॉमिक मास को। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है एटॉमिक मास घट रहा होगा, तो यही चेक कर लेना है। पहला ऑप्शन है नियान आर्गन जेनॉन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। आर्गन जेनॉन हीलियम बिल्कुल एब्रप्ट है, इसमें सीधा इनवर्स रिलेशन है। क्रिप्टन आर्गन नियान बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिप्टन का एटॉमिक मास ज्यादा तो मोस्ट प्रोबेबल कम, नियॉन का आर्गन का एटॉमिक मास उससे थोड़ा सा कम, तो मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा। फिर कौन आ जाएगा, नियॉन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अब हम लोग बात करते हैं। देखिए 13 में क्या है लिखा, इन अ पीरियड एटम विद स्मॉलेस्ट रेडियस जनरली। हम सभी जानते हैं क्रॉस अ पीरियड जाने पे एटॉमिक साइज घटता चला जाता है। एल्कली मेटल लार्जेस्ट होता है, हैलोजन स्मॉलेस्ट, और नोबल गैस जो होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है ड्यू टू रिपल्सन। ठीक है, तो हम सभी को मालूम है हर एक पीरियड के अंदर स्मॉलेस्ट कौन होगा, हैलोजन। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड चार्ज लेयर, फिक्स्ड चार्ज लेयर एंड द डिफ्यूज चार्ज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। याद रखने वाली बात है, जैसे मान लीजिए ये AgI का क्रिस्टल था, कोलॉइडल था, अब इसके ऊपर Ag+ ऐसा एक लेयर बन गया, ये फिक्स चार्ज लेयर, और एक और लेयर बन गया मान लीजिए इसके ऊपर NO3- का। तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम लोग जीटा पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन रिएक्टिंग विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड फिनॉल गिव्स, वॉयलेट कलर देता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा फिनॉल का टेस्ट है ये भाई, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अरेंज द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे तो लिखा है अरेंज द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। तो एसिडिटी देखिए पहले में लिखा हुआ है Cl, CH2 और SH, दूसरे में लिखा है Cl2 CH, यहाँ लिखा है Cl2 CH, CH2 और SH, तीसरे में लिखा है Cl, CH2 और OH, चौथे में लिखा है CH3 CH2 OH, ये है। तो आप सभी पहले इसको तो बाहर कर दो, सबसे नीचे कर दो। रीजन कि ये प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को घटाता है। एसिडिक नेचर मतलब इस H का निकलने की बात हो रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, H को निकलने की बात होगी तो इन्हीं तीनों में H आसानी से निकलेगा, क्योंकि ये प्लस आई एसिडिक नेचर को घटाता है। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ये माइनस आई, तो सब में माइनस आई लगा हुआ है। अब हम लोग क्या देखते हैं, माइनस आई में हम कैसे देखते हैं, डिस्टेंस नंबर पावर। माइनस आई अगर बराबर है तो डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस देखो इससे इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस बराबर है, फिर नंबर देखा जाएगा, नंबर इसका ज्यादा है तो इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर। तो अब डिस्टेंस ये हो गया, अब आइए नंबर और पावर में, तो पावर तो सबका सेम ही होगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, 2 नंबर। अब एक और इसमें
आप देखो सीधी सी बात है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, H निकालना क्या होगा, आसान। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H निकालना कठिन होगा। तो 2 के बाद 1 होगा और 1 के बाद 3 फिर 4। बहुत ही सिंपल बात हो गई यहाँ। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 10th लेवल का क्वेश्चन। 4.4 ग्राम CO2 ऑक्सीजन एटम पूछा गया है 4.4 ग्राम CO2 में। तो आप जानते हैं CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44 ग्राम। 44 ग्राम का मतलब 1 मोल मीन्स 44 ग्राम CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं, 2 मतलब 2 × 6.023 × 10⁻23। 44 ग्राम में कितने में पूछा गया है, 4.4 ग्राम में आपसे पूछा गया है। तो 4.4 ग्राम में कितने हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है कि दिस इंटू दिस बाई दिस। इसका मतलब हो गया कि 0.1 × 2 × 6.023 × 10⁻23। इसमें कोई कैलकुलेशन की ऐसी बात ही नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 × 6.023 × 10⁻23। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आप अवॉइड करिएगा। तो ये देखो दिया भी है 2 × 6 × 10⁻22 हो जाएगा 0.1। सीधे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम लोग कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज बॉन्ड, स्पीसीज हैज O बॉन्ड। तो Cr2O7 की अगर बात करोगे तो O बॉन्ड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि CrO ऐसा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका एक एक का। Cr2O7 2-, ठीक है। तो Cr2O7 2- मतलब ये हो गया, बाकी ये क्या हो गए, डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। Cr2O7 2-, MnO4-, MnO और O, MnO4- ये हो गया। CrO5, तो CrO5 का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये देखिए ये रहा CrO5 का स्ट्रक्चर, ठीक है। CrO4 2- का स्ट्रक्चर देखिए, Cr, अब समझ लो O एंड O माइनस, CrO4 2-। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें केवल O बॉन्ड है, बाकी किसी में O बॉन्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करने वाले हैं हम लोग। 19 में क्या लिखा है, यूरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय बेनेडिक्ट टेस्ट एल्डिहाइड के लिए, मॉलिस टेस्ट स्टार्च के लिए, निनहाइड्रीन टेस्ट ये भी नहीं है, बायूरेट टेस्ट यूरिया के लिए 2 मोल यूरिया कंडेंस हो जाता है, बायूरेट टेस्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर। तो पहले के लिए आप देखो, पहले के लिए अगर आइसोमर बनाओगे PtCl2CN2, तो यहाँ देखिए PT, अब ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनने में आप देखिए PtCl2 Cl एंड CN 2- है, तो PtCl2 मान लो एक सिस बनेगा और एक ट्रांस, 2 आइसोमर, इसके कितने बनेंगे, 2। दूसरे में लिखा RuNH3 बनेगा ही नहीं। नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ RuNH3 अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स पहले चेक कर लें तो इसमें बनना ही नहीं है, क्योंकि होल 5 का मतलब 5 लिगैंड एक जैसे हो गए, और हम जानते हैं 5 लिगैंड एक जैसे होंगे तो आइसोमर नहीं बनेगा ज्योमेट्रिकल। और सी में भी 5 लिगैंड एक जैसे है, नहीं बनेगा। डी में देखो, डी की जो बात है उसमें देखो CO, ये देखो CO, ये आपके लिए लिखा है EN। अब देखो ये देखो EN मतलब हम ऐसे ही EN लिख दें, ठीक है, EN, और ये Cl और Cl ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांस हो गया, इसका सिस भी बनेगा, तो सिस और ट्रांस बनेगा, और चूंकि बाइडेंटेट लिगैंड है तो ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेगा। इसका तो ऑप्टिकल नहीं बनेगा, लेकिन ट्रांस वाले का ऑप्टिकल भी बनेगा। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर कौन बना लेंगे, डी। इसमें टोटल 3 आइसोमर बन जाएंगे। अगला देखो, याद करने वाली बात है, एकदम सिंपल सी। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कॉमन बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट्स एंड सिलिका, तो ये होता है SiO4 4-। इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, याद रखो इसको। अब विच रिएजेंट
कैन कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू इथेनॉल, एसिटिक एसिड टू इथेनॉल 22 नंबर क्वेश्चन। एसिटिक एसिड टू इथेनॉल में कन्वर्जन के लिए आपको क्या चाहिए, कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। सोडियम एंड अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है, LiLH4 ईथर ये भी है, H2PT ये भी है, SnHCl ये भी है, सब हैं। लेकिन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो इसके आगे का काम ना करे वो है LiLH4 एंड ईथर। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, कैल्शियम एसीटेट को हीट करने से 2 कार्बन है, फॉर्मिक एसिड नहीं मिलेगा। कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड विद कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ हीट करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन वाले पार्ट में एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है ये। ग्लिसरॉल इज हीटेड विद ऑक्सैलिक एसिड एट 373 केल्विन। देखिए CH2OH, CHOH and CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल, ऑक्सैलिक एसिड HOOC OOH ये है। तो यहाँ पे जब आप हीट करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ का OH और यहाँ का H, ये ग्लिसरील मोनो ऑक्सलेट बन जाता है। देखो क्या होता है, CH2OOC CHOH एंड CH2OH ये है, और यहाँ पे क्या है COOH, ये ग्लिसरील मोनो ऑक्सलेट हो जाता है। ठीक है, और ये ग्लिसरील मोनो ऑक्सलेट जैसे ही मॉइस्चर के प्रेजेंस में आएगा तो आप देखिए क्या हो जाता है, देखो ऐसा हो जाता है ग्लिसरील मोनो ऑक्सलेट। अब मॉइस्चर के प्रेजेंस ये पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इसका CO2 बहुत आसानी से निकल जाता है, तो बहुत आसानी से निकलेगा। तो देखो ये निकल गया CO2, और CO2 निकल गया तो CH2OOC और H और CHOH और CH2OH। इसके बाद जैसे ही मॉइस्चर मिलता है आप देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे OH आ गया, HCOOH। तो वापस क्या मिल जाएगा आपको, ग्लिसरॉल मिल जाएगा और मिल जाएगा HCOOH हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर नंबर C होगा, ये पूरा रिएक्शन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात। क्वेश्चन नंबर 24 आसान क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A इज 5 टाइम्स दैट ऑफ B। A का मान लीजिए डिफ्यूजन क्या है R, ठीक है, तो B का डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A इज 5 टाइम्स, B का अगर R है तो A का कितना है 5R। व्हाट विल बी द डेंसिटी रेशियो, हम जानते हैं R1/R2 इज इक्वल टू रूट D2/D1, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो A का डिफ्यूजन अगर 5R है और इसका डिफ्यूजन कितना है R, तो रूट D2/D1, इनमें क्या पूछा गया है, डेंसिटी का रेशियो D2/D1। ठीक है, तो अब आप देखिए R कैंसिल हो गया, ये मिल गया क्या 5 इज इक्वल टू रूट D2/D1, या D1/D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, या D1/D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/25। स्क्वायर हटाओगे, रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर कर दीजिए 1/25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1:25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज पॉसिबल फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। 6.8 13.6। पहले तो देखो एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन में माइनस में एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में होती है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो तुरंत हटा दो क्योंकि प्लस में नहीं होगी एनर्जी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जीरो माइनस पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो अब यहाँ देखिए एक्साइटेड स्टेट कौन सा एक्साइटेड, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4, तो 6.8 किसी का नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता, E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और z स्क्वायर है हाइड्रोजन के लिए z, तो क्या हो गया -13.6। एक्साइटेड स्टेट का है तो कम से कम 1 तो रखोगे नहीं, 2 रखोगे,
2 रखोगे मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 × 12 मतलब 6 तो कहीं आना नहीं है, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये आएगा। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH कितना दिया है, अच्छा, और NH4OH, इसका दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 × 10⁻⁻5 25 डिग्री पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, अच्छा इन्होंने कहा है CH3COOH प्लस NH4OH आपस में रिएक्ट कर जाएं तो बन जाएगा CH3COONH4 और वाटर। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है ये, ठीक है। तो वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के लिए इन्होंने कहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, ठीक है। तो वीक एसिड और वीक बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन हम सीधे सीधे पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए जो होगा, तो आप देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, दिस इनटू दिस बाय दिस, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला है K × KB बाय KW, वीक एसिड वीक बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम बनाएगा और ये भी इक्विलिब्रियम बनाएगा। और इन्होंने डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, K क्या चीज है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये क्या है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन KW, तो कितना हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻5 इंटू 1.8 × 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻14, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सीधा सीधा देख लो, तो 10⁻⁻10 हो गया करीब करीब, देखो 10⁻10 और ये ऊपर जाएगा प्लस हो गया, तो 1.8 × 1.8 × 10⁻+4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये सीधा सीधा इस फार्मूले से निकाल दिया, और लंबा तरीका भी था, जरूरत नहीं है उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भाई। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय अमलगमेशन प्रोसेस। याद करिएगा इसको भी, आंसर सिल्वर है, याद करिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द इनएक्टिवेशन ऑफ वायरल प्रिपरेशन इन अ केमिकल बाथ इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वायरस को इनएक्टिवेट किया जा रहा है। रेट कांस्टेंट फॉर द वायरल इनएक्टिवेशन इफ in the beginning 1.5% of the virus is inactivated per minute, 1.5% per minute, इसका मतलब टाइम दिया गया है 1 मिनट, या इसमें सेकंड में आंसर है तो 60 सेकंड दिया गया है, ठीक है। 1.5% इनएक्टिवेट हो जाता है, इसका मतलब बचता कितना होगा 98.5%। तो अगर हम देखें तो K = 2.303 बाई T कितना 60 लॉग, ठीक है भाई, 100 बटे कितना हो जाएगा 100 - 1.5 मतलब 98.5 हो जाएगा। और इन्होंने ln, सॉरी आपको जरूरत ही नहीं 2.303, ऐसे भी कर सकते हो 1/60 लॉग, ln मतलब नेचुरल लॉग 100/98.5, क्यों, क्योंकि 100/9 ln 100/98.5 की वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, तो कोई दिक्कत की इसमें बात ही नहीं है। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इन द वोल्ट्स इन एक्वा सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम और थैलियम का दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं एल्यूमिनियम एंड थैलियम M3+ से M और M+ से M, यहाँ दिया है -1.66, यहाँ दिया है +0.55, यहाँ दिया है +1.26 और यहाँ दिया है -0.34, ये दिया है। बेस्ड ऑन दीज डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एकदम बेसिक समझो, ये क्लियर है कि M3+ से M बनना एल्यूमिनियम के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या है माइनस।
इसके लिए M3+M बनना आसान है क्योंकि वैल्यू प्लस है। पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता चुके हैं कि वैल्यू जितनी ज्यादा वो रिएक्शन इंडिकेटेड वाला उतना आसान। ये प्लस में है मतलब एल्यूमिनियम +1 से एल्यूमिनियम बनना बहुत आसान है, प्लस में है, लेकिन थाइलियम +1 से M नहीं बनना। इसका मतलब क्लियर है, अगर ये 3 से M नहीं बन रहा मतलब एल्यूमिनियम 3 में रहना चाहता है, थाइलियम 3 से M बन रहा है मतलब ये नहीं रहना चाहता, ये +1 से ये बन रहा है मतलब ये रहना नहीं चाहता, ये नहीं बन रहा है मतलब रहना चाहता है। इसका मतलब इससे ये दिख रहा है कि Al3+ स्टेबल है, Tl+1 स्टेबल है, Al3+ स्टेबल है, Tl+1 स्टेबल है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं, Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Al3+, Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Al3+। अच्छा ये तो क्लियर है, Tl+1 स्टेबल। अब मोर स्टेबल के लिए देखो Tl+1 स्टेबल अगर है, ठीक है, तो ये देखो Tl+1 स्टेबल देखो -3.4, ठीक है, -3.4 का मतलब एकदम क्लियर दिख रहा है कि +1 इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहता, रहता है। लेकिन इसका देखो जरा +0.this much, तो अब इन दोनों को नहीं कंपेयर करना, इन दोनों को, तो आप देखिए +3 से M में कन्वर्जन -1.66 मतलब बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होना चाहता, और ये -3 मतलब अगर हम पूछें एल्यूमिनियम का +3 से M में कन्वर्जन आसान है कि इसमें कन्वर्जन आसान है, तो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है मतलब ये ज़्यादा आसान है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, Tl+1 इज नॉट मोर स्टेबल देन Al3+। अगला Al+1 इज मोर स्टेबल देन Al+3, ये तो दिख ही रहा है कि Al+1 स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें बनना चाहता है लेकिन ये नहीं बनना चाहता। Tl3+ इज मोर स्टेबल देन Al3+, ये भी दिख ही रहा है, गलत है। Tl3+ प्लस जो है देखिए आसानी से बन रहा है ये, लेकिन ये आसानी से यहाँ पे बन नहीं रहा, मतलब ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, तभी तो नहीं जा रहा है, माइनस में वैल्यू है। Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Al+1, Tl+1, अब देखो Tl+1 जो है ये रहा और Al+1 जो है ये रहा, तो Tl+1 और सॉरी Al+1 क्या रहा, ये रहा, तो Tl+1 जो है वो इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा, माइनस है, और Al+1 कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि प्लस है। इसका मतलब Tl+1 Al+1 से मोर स्टेबल है। बिल्कुल सही है, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ठीक है ये। 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। pH C और क्या लिखा है CH3, और यहाँ इन्होंने दिया है Hg2+, कुछ रो रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, सीधा सीधा है। अब इसमें प्रोडक्ट पूछा गया, आप जानते हैं मेटालिक जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, मेटल के प्रेजेंस में अल्काइन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, तो सीधा सा यहाँ पे जो एडिशन होने वाला है वो ऐसा कुछ होने वाला है, PH COH डबल बॉन्ड C एंड CH3 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब सीधा सा आप जानते हैं इनॉल है, इस H को आप कहाँ भेज दीजिए, यहाँ, इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दीजिए, PH CO और CH CH3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई, तो यही आंसर है, ठीक, तो ये हो गया, कुछ रो रिएक्शन है एल्काइन में। 31 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन डायरेक्ट फार्मूला है, और एसिड्स के लिए क्या होता है, एसिड्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट इज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, दैट इज बेसिसिटी। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट इनटू बेसिसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर फार्मूला इन्होंने दे रखा है इसका, ये देखो CH2 और ये रहा। अब इन्होंने कहा हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो एक बार Cl यहाँ लगा दो, एक आया, ठीक है, एक बार Cl यहाँ लगा दो, 2 आया, एक बार Cl यहाँ लगा दो, 3 आया, इधर भी 1 2 3 वही चीज इक्विवेलेंट होगी तो 3 ये हो गया, एक बार Cl यहाँ लगा दो, 4 आया, मतलब 4, इन्होंने कहा एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाना है, तो 4 आइसोमर पॉसिबल हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, यहाँ पे कर लेंगे K2Cr2O7 रिएक्ट्स, इन्होंने कहा है K2Cr2O7 कंप्लीटली रिएक्ट्स विद, ये कितना मोल दिया गया है 6 × 10⁻³ रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट कर रहा है Xn+ से रिएक्ट कर रहा है, कितने से 9 × 10⁻³ मोल से, और क्या दे रहा है, ये दोनों रिएक्शन आपस में करके दे रहे हैं XO3- और Cr3+। मतलब आप ऐसे सोचो K2Cr2O7 + Xn+, दिस गिव्स XO3- और Cr3+। ये Cr यहाँ किस स्टेट में है, +6 स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे Cr किस स्टेट में है, +6 स्टेट में है। Cr आपको मालूम है +6 मतलब मैक्सिमम स्टेट में है, तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, मतलब ये रिड्यूस ही होगा, ठीक है। अब ये देखो रिड्यूस होने का मतलब, इसमें देखो n फैक्टर कैसे निकालते थे, ज्यादा माइनस कम, मतलब ये +6 है, ये +3 है, तो 2 के लिए है तो 3 आएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, इसका n फैक्टर 6, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया 6। कैसे भाई, सीधी बात है कि ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब रिड्यूस हो सकता है। अब अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज ही हो सकता है। तो X में देखो, यहाँ पे X का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 आ रहा है और ये n है, और हमने कहा n फैक्टर निकालने के लिए ज्यादा माइनस कम कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 - n, ठीक है। तो इसका n फैक्टर ये आ गया, और ये n फैक्टर किसका आ गया, किसका, x का n फैक्टर आ गया, n फैक्टर आ गया। अब हम चाहें तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखिए इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, दोनों के इक्विवेलेंट को बराबर कर दें अगर हम, तो देखो कैसे आएगा आंसर। देखिए अब आप देखिए, इसका इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Xn+, ठीक है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप देखिए क्या दिया गया है, ये मोल दिया गया ना, हाँ मोल दिया गया है, ठीक है। तो मोल इंटू n फैक्टर कर दें तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो मोल इंटू n फैक्टर करिए, क्या आएगा, मोल इंटू n फैक्टर, इसका देखिए n फैक्टर 6 आया, मोल है 6 × 10⁻³ × 6, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका देखिए 9 × 10⁻³ और इंटू इसका n फैक्टर कितना आ रहा है 5 - n, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, अपने आप n की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया और 36 हो गया, 9 और ये कितना हो गया 5 - n, ठीक है, 4 5 - n, n की वैल्यू क्या आ गई 1, ये आ गया, n की वैल्यू 1 निकल गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा आप देखो एकदम क्वेश्चन, हमने पहले बताया आपको, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, K2Cr2O7 इससे रिएक्ट किया, ये बनाया, तो हमें मालूम है ये +6 स्टेट में है, 2 क्रोमियम और यहाँ 3, मतलब एक का चेंज +3 का हो रहा है, तो 2 का 6 होगा, तो n फैक्टर कितना आ गया 6, और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब आपको मालूम है +6, और n फैक्टर कैसे निकालेंगे 6 - 3, तो 3 आएगा 1 के लिए, 2 के लिए कितना हो गया 6। अब इसका देखो, इसको आपको पता है कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है +5 आ रहा है, ठीक है भाई, +5 आ रहा है, ज्यादा माइनस कम कर दीजिए, n फैक्टर निकल जाएगा, ज्यादा माइनस कम मतलब 5 - n, तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा 5, भाई देखो ऐसे ही तो किया है, 6 - 3, ज्यादा माइनस कम, तो यहाँ n ज्यादा माइनस कम, यही ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग, भाई ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस होने का मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा माइनस कम 5 - n,
क्लियर है? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 33, सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 के बाद आप देखो कौन सा देखा जाए 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कई बार बात हो चुकी है एक्सटेंसिव इंटेंसिव, इस पर फिर से बात नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 में 80 डिग्री द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 520 mm। पी नॉट ए दिया हुआ है कितना 520 और पी नॉट बी दिया हुआ है कितना 1000 mm ऑफ Hg, दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। इफ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 80 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेयर, मतलब पी टोटल दिया गया है 1 एटमॉस्फेयर 760 mm ऑफ Hg। तो पूछा गया है द अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर, अमाउंट ऑफ ए मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल परसेंट निकल जाएगा। तो अब आप देखिए पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1। इसका मतलब पी टोटल 760 दिया गया है, पी नॉट ए कितना दिया गया है 520, एक्स ए देख लेते हैं प्लस पी नॉट बी 1000, 1 माइनस एक्स ए। अब इसमें सीधा सीधा क्या कर देना है एक्स ए की वैल्यू निकाल लेनी है, इतना तो इक्वेट कर ही लेंगे। एक्स ए की वैल्यू 0.5 आता है, इसका मतलब 50 मोल परसेंट आएगा, मोल परसेंट, ठीक है। 50 मोल परसेंट करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है भाई। अगला देखिए, अगले में क्वेश्चन है नंबर ऑफ एस बॉन्ड इन सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइमर। सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइमर का स्ट्रक्चर आपके पास दिया गया है, तो आप उसको थोड़ा सा याद रख लें, ऐसा कुछ इसमें बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे है स्ट्रक्चर, देखिए ओ ओ, यहाँ ओ, यहाँ एस ओ ओ, यहाँ है ओ, यहाँ है एस ओ ओ। तो इन्होंने कहा एस बॉन्ड कितने हैं, तो आप देखिए 1 2 3 और यहाँ हो गया 3 3 6 3 9, हाँ ठीक है 3 एस है, तो इसमें कोई एस बॉन्ड नहीं है, 0 होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 37 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, लिखा है डेल एच एफ फॉर H2O2 एंड H2O आर गिवन। H2O2 के लिए डेल एच एफ की वैल्यू दी है -188 और H2O के लिए डेल एच एफ की वैल्यू दी है -286। What will be the enthalpy change for the reaction? 2H2O2, this gives 2H2O plus O2। हम जानते हैं इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन होता है डेल एच नॉट या डेल एच नॉट दिया, हाँ नॉट दिया है, स्टैंडर्ड स्टेट में है। रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट डेल एच नॉट एफ किसका प्रोडक्ट माइनस डेल एच नॉट एफ किसका रिएक्टेंट। तो डेल एच नॉट प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा 2 इंटू भाई H2O का कितना आ गया -286 और ऑक्सीजन का एलिमेंटल स्टेट में हम सभी जानते हैं 0 होता है माइनस डेल एच एफ किसका H2O2 का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -188। इसी को सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, लिखा है SO2 प्लस हाफ O2, SO2 प्लस हाफ O2 दिस गिव्स SO3, गैसियस स्टेट में है। इफ Kc इक्वल टू Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर x दिया, वही फॉर्मूला है रिलेशन ऑफ Kp एंड Kc, दैट इज Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n। तो ये डेल्टा n क्या होता था गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 मोल
माइनस 1.5 मोल, दैट इज माइनस हाफ। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा x की वैल्यू बताओ, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अगला देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, H2SO4, अब इन्होंने पूछा है, ये है H2SO4 प्लस 2H2O, दिस गिव्स 2H3O प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, then total number of ion produced by 0.1 molar and 1 liter aqueous solution, 0.1 molar 1 liter। तो सीधी सी बात है, 1 मोलर 1 लीटर, 1 मोलर का मतलब ही हो गया 1 लीटर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, तो आप सोचो कितना आयन है, 2 ये है 1 ये है, टोटल कितने आयंस आपको दिखाई दे रहे हैं, 3। 1 मोल, ये कितना मोल H2SO4 है, 1 मोल से 3 गुणे Na, क्योंकि जब मोल ले लिया था एवोगैड्रो नंबर तो लो गई, तो कितना से पूछा गया, वो 0.1 मोल से, तो 0.3 इंटू Na का मतलब 0.3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23, तो कितना आएगा 1.8 इंटू 10 पावर 23 आयंस। मिसेल फॉर्मेशन ड्यू टू क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो हम सभी जानते हैं मिसेल ऐसे बनता था, जैसे मान लो गंदगी है सोप सोल्यूशन में, हम लोग ऐसे देखते हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये सोप का कौन सा पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट सोप का, हाइड्रोफोबिक, और इधर क्या होता है हाइड्रोफिलिक, यही जुड़ जाता है इस तरीके से हाइड्रोफोबिक वाला डर्ट के साथ, और इसी को हम क्या कह देते हैं मिसेल, है ना। इसी में कई चीजें हैं, आगे आएगा। क्राफ्ट टेम्परेचर होता है, CMC क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन होता है, ये सब बातें आएंगी। इस नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकलिटी है इसमें, ये आ चुका है पहले IIT में। इन्होंने कहा है मार्बल है जिसका डायमीटर दिया गया है 10 mm, ठीक है, और इनको इस तरीके से प्लेस किया गया है कि सेंटर्स आर लाइंग इन ए स्क्वायर बाउंड ऑफ 4 लाइन ईच ऑफ 40 mm, 40 mm का स्क्वायर बाउंड, मतलब 40 mm इधर, 40 इधर, 40 इधर और 40 इधर, मिलीमीटर और 10 mm इसको रखना है। तो आप देखो ऐसे ही तो रखोगे, ऐसे हमने रखा, तो आप खुद देखो 10 10 10 30 हो गया डायमीटर, 5 ये हो जाएगा, आधा ये, कितना हो गया 40। उसी तरीके से इधर भी रखा गया होगा, है ना, तो इधर भी 40। इसका मतलब जो एरिया आपको दिया गया है, मतलब हम सीधा सीधा कहें एरिया गिवन कितना दिया गया भाई 40, मतलब सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो 40 मतलब एरिया गिवन कितना हो गया 4 गुणे 4, यही तो है ना भाई, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है। और मुझे बताइए उस एरिया में कितने मार्बल रखे गए हैं, 25 मार्बल रखे गए हैं, है ना, 25 मार्बल। तो नंबर ऑफ मार्बल्स कैसे 25 हो गए, देखो नंबर ऑफ मार्बल 25 इसलिए हो गए, सीधा सा भाई 5 रो आएगा कि नहीं आएगा, है ना भाई, एक रो ये आएगा, एक रो ये आएगा, एक रो ये आएगा, तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो एक रो मैं दिखा दूं, ये देखो ये, तो ये क्या जी, ये 1/4 गिना जाएगा, लेकिन ये भाई ये एरिया अंदर जो लाइंग एरिया है वो कितना 1/4, लेकिन ये कितना गिना जाएगा आधा, तो टोटल मार्बल गिन डालिए ऐसे बना करके, आपको 25 मार्बल मिलने वाले हैं। देखिए अभी दिखा देते हैं इसको 25 मार्बल कैसे मिलने वाले हैं, देखिए ये देखिए 1 2 3, तो 3 3 12 मार्बल, तो वो फुल वाले हो गए। अब देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 2 हो जाएंगे, अरे सॉरी 1 हो जाएंगे, 12 13 हो गए 13। अब देखो ये तो उस पे हो गए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए, आधा 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 आधा, कितने हो गए 6, 25 हो गए। तो नंबर ऑफ मार्बल्स टोटल कितने हो जाएंगे 25। तो अब इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ मार्बल्स पर यूनिट एरिया, तो सीधी बात है पर यूनिट एरिया में कितने मार्बल होंगे भाई 25, नंबर ऑफ मार्बल 25 और टोटल एरिया कितना है 16। इसे सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा है क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन ये है HPO4 2- प्लस HCO3 माइनस, दिस गिव्स
H2PO4 माइनस प्लस CO3 माइनस माइनस। अब इस रिएक्शन में Kc की वैल्यू दी है 10⁻³ अब कहा गया सबसे अच्छा बेस बताओ। सीधी सी बात है, इस रिएक्शन में Kc 10⁻³ हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं। इसका मतलब है Kc बहुत कम है 1 से, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन होना नहीं चाह रहा है। सीधी बात है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट मतलब इक्विलिब्रियम इधर की तरफ शिफ्ट होना चाहता है, Kc काफी कम है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि अगर इक्विलिब्रियम इधर की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है तो इधर कैसे शिफ्ट होगा, इधर ऐसे शिफ्ट होगा कि H प्लस इसको दे तभी तो HCO3 माइनस बनेगा और ये HPO4 2 माइनस, मतलब ये H प्लस देगा और ये H प्लस लेगा। जो H प्लस लेता है वही कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक है, मतलब H प्लस लेने वाला बेस और H प्लस देने वाला एसिड, तो ये देने वाला एसिड, ये लेने वाला बेस, तो यही सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, बेस CO3 माइनस माइनस। ठीक है भाई, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल इन द पोलर मीडियम। पोलर मीडियम ध्यान समझना भाई, जैसे मान लो वाटर में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो जिसका हाइड्रेशन जितना कम होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, है ना। पोलर प्रोटिक मीडियम में अगर जैसे मान लो F माइनस को रख दिया, बहुत छोटा है ये, वाटर आके घेर लेगा, इसको काफी बड़ा कर देगा, इसकी अटैकिंग टेंडेंसी को कम कर देगा। तो पोलर मीडियम में जो पहले से जितना बड़ा है उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर उतना अच्छा होगा, तो I माइनस इसमें आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है 44 नंबर में, x2 प्लस 4y2 दिस गिव्स 2xy4 लिखा है। डेल H इस रिएक्शन के लिए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो बताओ कैसे ये फॉर्मेशन बढ़ेगा। सीधी सी बात है, डेल H नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ सीधा सीधा कि लो टेम्परेचर चाहिए। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर लो वाला ढूंढ लेते हैं, कौन सा है, B, C और D में टेम्परेचर लो है, एक को हटाओ। अब हम जानते हैं कि इधर कितने मोल है भाई, 5 मोल है, 4 और 1 5, और इधर कितने मोल, 2। ज्यादा से कम मोल की तरफ जाने का मतलब क्या होना चाहिए, प्रेशर हाई, ली चैटेलिया प्रिंसिपल, तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रिएक्शन विद 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस आपने देखा, वैसे ही दिमाग में आना चाहिए कि ये कैनिजारो की बात हो रही है। लिखा है अल्कोहल, लिखा है अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ एसिड, मतलब प्रोडक्ट जो है आपको मालूम होगा कैनिजारो का, एल्डिहाइड को जब हम 50% किस में रख देते हैं, बेस में, 50% मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बेस में रख देते हैं, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा अल्कोहल एक पार्ट रिड्यूस और दूसरा पार्ट ऑक्सीडाइज सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एल्डिहाइड, और कौन सा एल्डिहाइड, विदाउट अल्फा, तो ढूंढिए, फिनॉल, ब्यूटेनॉल, बेंजोइक एसिड तो हटा ही दो, केवल बेंजल्डिहाइड इसमें आंसर, एल्डिहाइड अकेला है और विदाउट अल्फा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एनटीए पेपर नंबर 3। अब नेक्स्ट वन मीन्स कल या परसों में हम एनटीए पेपर 4 आपको अपलोड करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, है कमेंट बॉक्स में जा करके, और थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर लिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।